हाय, मैं सिर्फ दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एग्जाम के पर्पज से लाइफ लॉन्ग। उस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम कुछ कंसेप्ट उसको हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। हमें जानना पड़ेगा कि कॉस्ट किसे कहते हैं। देखिए मैंने साइड में लिखा है कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मीन्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स। कॉस्ट का अर्थ होता है किसी भी सामान को या माल को उत्पादन करने के लिए जो कोई खर्चा होता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या? किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्सपेंसेस हमको होता है, जो एक्सपेंसेस हमें पे करना पड़ता है एज ए बिजनेसमैन, एज ए बिजनेस यूनिट, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। ठीक है। अब अगला हमारा डिफिनेशन है कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों में कुछ अलग डिफरेंशिएशन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है, इसके नाम बस अलग अलग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मैंने डिफिनेशन लिखा वो आप पढ़िए। टू प्रोड्यूस गुड्स और रेंडर द सर्विस द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? किसी भी गुड्स को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए या किसी सर्विस को देने के लिए। जैसे सर्विस मतलब टीचिंग हो गया, उसके बाद कंसल्टेंसी सर्विस हुआ, बैंकिंग सर्विस हुआ, डॉक्टर जो हमें देख के इलाज करते हैं वो एक सर्विस आता है। किसी भी सेवा को प्रदान करने के लिए जो कोई खर्चा होता है, जो खर्चा इनकर्ड होता है, खर्चा आता है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिंपल भाषा में किसी माल को उत्पादन करने के लिए और किसी सेवा को प्रदान करने के लिए अपने कस्टमर को जो एक्सपेंसेस हमें बियर करना पड़ता है एज ए बिजनेस यूनिट, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही चीज है, बस इसके नाम अलग अलग हैं। ठीक है। अब इस 2 नंबर डिफिनेशन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बेसी ब्रॉड में। अब एग्जांपल पे उस पर हम फोकस करते हैं। जो मैंने लिखा है टू प्रोड्यूस गुड्स फर्म नीड्स लेबर रॉ मटेरियल मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड अदर वेरियस एक्सपेंसेस ऑल सच एक्सपेंडिचर इज कॉस्ट। ये कहना चाहता है किसी भी गुड्स को उत्पादन करने के लिए हमें लेबर चाहिए, मतलब जो हमारे फैक्ट्री में वर्कर काम करें। रॉ मटेरियल मतलब जो वो वर्क करेगा एज ए इनपुट। बिना रॉ मटेरियल के बिना फिनिश गुड्स का निर्माण नहीं कर सकते। मशीनरी, आजकल तो मशीनरी, टेक्निकल मशीनरीज का भी रिक्वायरमेंट है। बिना मशीनरीज के बिना इट्स बिकम वेरी टफ टू प्रोड्यूस द गुड्स। फैक्ट्री जहाँ पे आपका बिजनेस ऑपरेशन होगा, बिल्डिंग्स जहाँ पे आपका ऑफिसेस होंगे, एंड बहुत सारे एक्सपेंडिचर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ब्रोकरिंग कॉस्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये सभी चीजें हैं जिनके नीड पे, जिनके बेस पर आप एक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। उनके बिना ये आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सभी खर्चे को कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमने अभी तक क्या पढ़ा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, कॉस्ट क्या है। अगला हमारा टॉपिक है भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या मैंने लिखा, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन सेलेक्टेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जब आपके पास 2 ऑप्शन था, उसमें से आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं, दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास 2 ऑप्शन था, उसमें से जब आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं और दूसरे ऑप्शन को जब आप छोड़ देते हैं, यही भैया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको यहाँ पे दिए गए एग्जाम्पल को हम और सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, यू हैव अ सर्टेन मनी। मान लीजिए आपके पास एक निश्चित पैसा है, हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 50,000, मान लेते हैं 1 लाख रुपया। यू हैव 2 ऑप्शन, आपके पास 1 लाख रुपया है, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन एक वेकेशन पे जाए, हम दिखा विगा पूरी वोरी घूम के आए मस्ती में। दूसरा ऑप्शन है परचेज अ बाइक, आप एक बाइक खरीद लीजिए। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा था, आपके पास 2 ऑप्शन था, एक करीब अच्छा खासा वेकेशन पे जाने का, पूरी दीघा, या चलो वर्ल्ड टूर पे आ जाए, या चलो जब 2-4 दिन का टूर कर लेते हैं, या एक बाइक खरीद लीजिए। आपके पास ये ऑप्शन था। आपने सोचा क्या यार मैं ना वेकेशन के लिए जाऊंगा, मैं बाइक नहीं खरीदूंगा। आपने ऑप्ट किया कौन सा चॉइस को? वेकेशन के लिए जाना। तो अगर इस केस में, इस केस स्टडी को मैं कंसीडर करूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो हम पढ़ते हैं। इन दिस केस, इस हालात में, इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट टू बाय बाइक। इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? बाइक को ना चूज
करना, बाइक को खरीदने के ऑप्शन के पीछे ना जाना। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव। जब आपके पास दो ऑप्शन है उसमें से आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि एक ऑप्शन छूटेगा, यही आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप 12 पास है, आपके पास दो ऑप्शन थे, एक बीकॉम करने का, बीबीए करने का। तो आप क्या करते, मान लीजिए बीकॉम करते, बीबीए नहीं करते, उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा बीबीए का, या तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है समझाने के पर्पज से, ठीक है। तो बिकॉज वन अल्टरनेटिव चूजन ऑन अदर अल्टरनेटिव, क्योंकि आप एक अल्टरनेटिव को चूज करते हो अंडर लाइक दूसरे अल्टरनेटिव पे, ये आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। हो गया भैया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं, जब आपके पास दो ऑप्शन है उसमें से आप एक ऑप्शन को चूज करते हैं दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है और कुछ नहीं भैया। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मूल मंत्र, इंटीग्रल सेंट्रल एलिमेंट है जो एग्जाम में ऑलवेज पूछता है। बहुत इसमें नाम पे लिखा भी है, इसमें आप देख सकते हैं। अब अगला हमारा ये है क्वेश्चन है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा है आंसर में कुछ ऐसे, दीज आर द फैक्टर, ये सभी फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मैंने क्या बोला है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो क्या क्या है? पहला नंबर क्वांटम ऑफ इनपुट, इनपुट का क्वांटम, क्वांटम का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटम का अर्थ होता है मात्रा, कि क्वांटम ऑफ इनपुट जो होता है वो कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, इफ फर्म वांट टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट दे नीड मोर इनपुट, हेंस कॉस्ट विल बी है। अगर कोई बिजनेस यूनिट ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा माल का उत्पादन करते उसे ज्यादा से ज्यादा इनपुट चाहिए, बस ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा माल का उत्पादन करेगा तो उस फर्म के लिए क्या होगा, ज्यादा से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसको ज्यादा से खर्चा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेबर का, मशीनरीज में, हर एक चीज में। तो अतः क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा ओवरऑल बिट हाई होगा, क्योंकि ज्यादा माल का प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इफ फर्म वांट टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट दे नीड लेस इनपुट, हेंस कॉस्ट विल बी लो। अगर कोई यूनिट चाहता है कि कम माल का उत्पादन करे, क्योंकि वो कम माल का उत्पादन करेगा तो उससे कॉमन सी बात है, और रॉ मटेरियल कम लगेगा, लेबर कम लगेगा, मशीनरी कम लगेगा, ऑफिस स्पेस उससे कम चाहिए, तो बहुत सारे खर्चे और भी उससे कम जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा, तो सो क्या होगा, कॉस्ट कम पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, आप जितना माल का उत्पादन करेंगे तो आपका जितना माल का आप उत्पादन करेंगे उसके अनुसार आपका कॉस्टिंग हो। ज्यादा माल का उत्पादन करें तो कॉस्टिंग ज्यादा होगा, कम माल का उत्पादन करें तो कम कॉस्टिंग होगा। तो ज्यादा माल का उत्पादन करेंगे तो आपका इनपुट ज्यादा होगा, कम माल का उत्पादन करें तो आपका इनपुट कम होगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। प्राइस ऑफ इनपुट में क्या लिखा हुआ ये पढ़ेंगे हम लोग। इफ इनपुट लेबर मशीनरी रेंट प्राइस इज हाई देन द कॉस्ट विल बी हाई, इफ इनपुट प्राइस इज लो देन द कॉस्ट विल बी लो। सिंपल। इसका करने का अर्थ ये है कि जब हम माल उत्पादन करेंगे, अगर हमें माल खरीदने, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, लेबर के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, मशीनरीज के लिए ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा पेमेंट करेगा, तो कॉमन सी बात है जो फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूस होगा उसका कॉस्टिंग ज्यादा गिरेगा। क्योंकि उसका कॉस्टिंग ज्यादा गिरेगा तो वो माल जो है मार्केट में ज्यादा प्राइस में सेल होगा, तो कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर ये जो भी हम लोग रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरीज, रॉ मटेरियल जो हमें सस्ता में मिल गया, लेबर हमें चीप लेबर मिल गया, मशीनरी इजीली कम प्राइस में मिल गया, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट्स कम कंजप्शन हो, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होगा। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लो हुआ तो हमारा खर्चा कम हुआ एज अ बिजनेस यूनिट, तो हम भी क्या करेंगे, एक सर्टेन प्रॉफिट लेके अपने कंज्यूमर्स के, अपने होलसेलर बेचेगा, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर्स को, तो चूंकि इस गुड्स का क्या होगा, कॉस्टिंग कम गिरेगा। तो सीधा सा फंडा ये बोलता है अगर आपका इनपुट पे कॉस्टिंग अगर कम होगा तो क्या होगा, कॉस्टिंग कम पड़ेगा, तो फाइनली जो आउटपुट रेडी होगा उसमें भी कॉस्टिंग कम होगा। अगर इनपुट पे आपका कॉस्टिंग ज्यादा पड़ा एज अ बिजनेस यूनिट आप एक्वायर करेंगे एट हाई कॉस्ट में, फाइनली जब ये गुड्स आउटपुट बनके रेडी होगा इसका भी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगा। आप जब एज अ बिजनेस यूनिट यहाँ पर तो चैरिटी तो कर देंगे, आप कुछ प्रॉफिट रख के, अगर मार्जिन रख के आप इसको सेल करेंगे तो बीती एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ जाता है। तो जितना में आप अगर कॉस्टिंग हाई तो यहाँ पे भी कंज्यूमर कॉस्टिंग हाई पे करना पड़ेगा, कॉस्टिंग लो तो कंज्यूमर को लो कॉस्टिंग में इजिली मिल जाएगा। सब पैसा खेला बाबू। टेक्नोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा गया, इफ फर्म यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनरी, सॉरी माफी चाहता हूं, and technology in production tasks then
देयर कॉस्ट विल बी लो एंड वाइस वर्सा। सिंपल, बहुत अच्छा बात लिखा गया। अगर ये जो बिजनेस यूनिट्स है, बिजनेस फॉर्म्स है, अगर नए मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई टेक स्किल मैन पावर के साथ में काम करेंगे तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री में पुराने मशीनरी हैं तो बहुत लोग स्लो काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, पर दे आर नॉट इफिशिएंट। अगर उसकी जगह बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर मशीनरी, हाई स्किल मैन पावर को लेकर जाए जो रियली दे आर द ग्रेट, उनके साथ में आज उनके साथ में काम किया जाए तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होगा, कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो चूंकि इस बेस पे क्या होगा, एक यूनिट का भी दाम कम पड़ेगा, ये जो गुड्स हो कंज्यूमर को लो रेट में मिल जाएगा। सो टेक्नोलॉजी जो है आज के डेट में एक गेम चेंजर है, बूम बूम है। तो एक हर एक कंपनी को अगर मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बिजनेस में एक्वायर करे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे। इफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड देन द कॉस्ट वुड बी हाई ड्यू टू इट्स नेचर एंड इफ इट इज इजी द प्रोसेस देन कॉस्ट वुड बी लो। कहता है अगर कोई भी बिजनेस में प्रोडक्शन प्रोसेस जितना इजी हो, जितना सिंपल हो, उस बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और कि इजीली आप गुड्स हर एक चीज को अरेंज कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली हैंड ओवर कर सकते हैं, सिस्टमैटिकली एनालाइज कर सकते हैं कब कौन सा काम में क्या पोजीशन है, गुड्स वर्क इन ट्रांजिट में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, या फिनिश गुड्स बना है कि नहीं है, यहाँ पे मशीनरी खराब है तो क्यों खराब, प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा चीजों का लुक आफ्टर कर सकते हैं अगर आपका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है सिंपल है, स्मूथ है। अगर आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड, अनइजी है, हडल से भरा हुआ है, तो कीप इन द माइंड उस वो जो कंपनी के लिए क्या होगा, बिजनेस करना आसान नहीं होगा और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। क्योंकि आपको प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर सिंपल है तो आपको कॉस्टिंग भी कम से कम ही गिरेगा। अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस फुल ऑफ चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा और आपको जो कॉस्टिंग एज ए बिजनेस यूनिट ज्यादा गिरेगा, जो आपके बिजनेस के लिए लॉन्ग रन कभी भी बेनिफिशियल नहीं है। तो एज ए बिजनेस यूनिट हमें ये कोशिश करना है कि अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को सिंपल रखा जाए, जिसकी बेस पर हमारा कॉस्टिंग कम गिरे। और चूंकि कॉस्टिंग कम गिरने से हमारा बेनिफिट है क्योंकि हम कंज्यूमर तक लो प्राइस में अच्छा गुड्स को पहुंचा सकते हैं। आगे बाबू ऑर्डर फैक्टर्स में कौन कौन सा फैक्टर्स है जो प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। पहला है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का पॉलिसी जानते हैं, कभी गवर्नमेंट नया नया जीएसटी को लेके आता है, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नया नया पॉलिसी लेके आता है, लेजिस्लेशन टाइम टू टाइम लेके आता है। जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी होगा वो प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं चेंजेस करता रहता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, इन टर्म्स ऑफ वेरियस लॉस। एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, गवर्नमेंट के एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी पे रेट बदलता रहता है। बहुत सारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट में उनका रेट, उनका लेजिस्लेशंस बहुत सारे गुड्स को समटाइम्स एग्जेम्प्टेड कर देता है, बहुत सारे गुड्स को समटाइम्स ऐसी स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन में छोड़ता है। तो ये सब काफी इफेक्ट करता है प्रोडक्शन को ओवरऑल। रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो गया तो कॉस्टिंग कम मिलेगा। रॉ मटेरियल अगर आपको काफी हडल हुआ कहीं, एग्जाम्पल के पकड़ ले, आज हमने क्रूड ऑयल बाहर देश से मंगाते इम्पोर्ट करते हैं, इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द अस एंड वी आर सपोज्ड टू पे हाई प्राइसेस। यही अगर रॉ मटेरियल की भी सेम कहानी, अगर रॉ मटेरियल इजीली अगर अगल बगल इलाकों से मिल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा। यही रॉ मटेरियल अगर कहीं काफी हर्डल चैलेंजेस के बाद में अरेंज होगा तो यू शुड हैव टू पे मैक्सिमम प्राइसेस। आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत बड़ा योगदान है। रोड, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कितना डेवलप है, कितना ग्रोथ है, उस सब का भी इफेक्ट करता है। इजी प्रेजेंस ऑफ लेबर, अगर आपके पास चीप लेबर है, आपका प्रोडक्शन जो है स्मूथ वे में हो सकता है। वहाँ पे ट्रेड यूनियंस का जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की स्कैसिटी रहेगी तो एक बिजनेस यूनिट अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। अगर लेबर कमी नहीं तो बिजनेस में अच्छा आइडिया, अच्छा प्रोडक्ट है, पर ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर वो प्रोडक्शन को फ्लो में नहीं दे सकते जिनका उन्हें रिक्वायरमेंट है एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स और कस्टमर डिमांड। अच्छा, टैक्स लॉस, टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विस, बहुत सारे टाइम पे टैक्स लॉस बदलते रहते हैं। कभी किसी गुड्स पर टैक्स ज्यादा हो गया, किसी भी गुड्स पर कभी टैक्स कम हो गया। क्योंकि जैसे किसी गुड्स पर टैक्स ज्यादा होने से मान लीजिए कोई गुड्स पर जीएसटी पर अभी लगता है 9%, अभी 18% हो जाएगा। सडनली क्या होता है, टैक्स ज्यादा होने से उस गुड्स को कॉस्टिंग ज्यादा होता है। जैसे गुड्स का दाम कॉस्टिंग बढ़ गया तो कंज्यूमर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उस तरह गुड्स और सर्विस को अवेल करने से, कंज्यूम करने से। क्योंकि उस केस में क्या होता है, गुड्स का या सर्विस का सेल को इम्पैक्ट होता है और साथ में साथ उसका वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी काफी हद तक हैम्पर्ड करता है। तो टैक्स ये सभी चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। क्योंकि हमने अभी इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन को पढ़ा, हम देख सकते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है। हमने पढ़ा कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऐसा फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग फिर मैं पेज को टर्न करता हूँ, आगे मैं जाता हूँ
जाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का पढ़ता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या, उन दोनों का डिफरेंस क्या, मैं पढ़ता हूँ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? इट इज सच कॉस्ट दैट रिमेन्स अनचेंज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं? ऐसे कॉस्ट जो बदलते नहीं है, आपका कितना भी प्रोडक्शन हो, आपका 1 यूनिट प्रोडक्शन हो तब भी, 1000 हो तब भी, 1 करोड़ हो तब हो, या 10 यूनिट तब भी हो। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो नहीं बदलेगा। चाहे आपके बिजनेस यूनिट में 1 यूनिट का प्रोडक्शन हो, आप 1 माल बनाइए, 2 बनाइए, 5 बनाइए, 500 बनाइए, 5 करोड़ बनाइए, 5 अरब, आप कितना भी यूनिट का प्रोडक्शन कीजिएगा, फिर भी उस कॉस्ट में, उस चीज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उस खर्चे में जो है वो सेम एज इट इज ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या, ये हम पढ़ेंगे। इट इज सच कॉस्ट दैट डायरेक्टली एसोसिएट विथ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसा खर्चा है जो प्रोडक्शन के यूनिट के साथ उत्पादन है। मतलब ऐसा खर्चा है कि आप आपको यूनिट के साथ मतलब एसोसिएट जुड़ा हुआ है। व्हेन मोर यूनिट प्रोड्यूस मोर कॉस्ट, व्हेन लेस यूनिट प्रोड्यूस लो कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? एक ऐसा खर्चा है जो आपके आप जो माल जो उत्पादन करते हो उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप ज्यादा माल उत्पादन करेंगे, आपका खर्चा ज्यादा होगा। आप कम माल उत्पादन करेंगे, आपका खर्चा कम होगा। मैंने डायरेक्ट कॉस्ट में क्या बताया? ऐसा खर्चा है जो फिक्स है। आप 1 माल उत्पादन कीजिए, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट का ऐसा खर्चा है, आप एक कॉस्ट को उत्पादन कीजिएगा, कम खर्चा, 2 कीजिए उससे ज़्यादा, 3 कीजिए उससे ज़्यादा, 4 कीजिए उससे ज़्यादा, 5 कीजिए उससे ज़्यादा, 10 कीजिए उससे ज़्यादा, 20 कीजिए उससे। ये डायरेक्टली संबंध रखता है आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से। जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उसका खर्चा उतना ज़्यादा होगा। और इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट एग्जाम्पल क्या है? फैक्ट्री रेंट। आप फैक्ट्री मान लीजिए जब पे रूम लिए भाड़ा पे, ठीक है, ऑफिस को लेंगे, उसी ऑफिस में आप 1 माल उत्पादन कीजिए तब भी आपको मंथ कंप्लीट होगा, भाड़ा देना पड़ेगा। 5 कीजिए तब भी आपको भाड़ा देना पड़ेगा। 5000 कीजिए तब भी आपको भाड़ा देना पड़ेगा। सैलरी, स्टाफ को रखेंगे, माल को उत्पादन करेंगे, आपका काम हो या ना हो, 1 माल बनाइए कि 50 बनाइए, आपको पेड करना पड़ेगा। इसमें बहुत केसेस में क्या होता है, स्टाफ को यूनिट के हिसाब से भी सैलरी पेड किया जाता है। यहाँ पर मैंने यूनिट का हिसाब नहीं पकड़ा था सैलरी के केस में, मैंने मंथली हिसाब पकड़ा बच्चों। लोन, आपने बैंक से लोन, एक बार बिजनेस करेंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, आपका बिजनेस चले ना चले, आप 1 महीना में 1 माल बनाइए, 2 बनाइए, 50 बनाइए, आपको बैंक को टाइम पेमेंट देना ही पड़ेगा। इंश्योरेंस, आपने अपने ऑफिस का या अपने बिजनेस प्रीमिसेस का इंश्योरेंस लिया तो आपको टाइम टू टाइम पेमेंट देना ही पड़ेगा। आपका 1 माल बनाइए, नहीं बना, उससे कोई मतलब उसको नहीं पड़ता, उसको देना है मतलब देना है। अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या है? डायरेक्ट लेबर। जैसे मैंने बोला कि बोर्ड केस में क्या होता है, लेबर को रखा जाता है, भैया तुम जितना यूनिट बनाओगे उसके अनुसार तुम पेमेंट करेंगे। 1 बनाओगे तो 10 रुपये देंगे, 2 बनाया 20 रुपया, 30 बनाया 3 बनाया 30 रुपया, 4 बनाया 40 रुपया, 5 बनाया 50 रुपया, सीधा सा फंड है। तो ये एक ऐसा कॉस्ट है जो डायरेक्टली संबंध रखता है यूनिट के साथ में। एक लेबर को रखा, भैया तुम जितना यूनिट बनाओगे, मान लीजिए 4 बना 40 मिला, ऐसे 40 लेबर रखा गया, तो वो जितना यूनिट बनाएगा उसके अनुसार से मैंने बता उसका कैलकुलेट कीजिए, उसको पेमेंट कीजिए। टैक्सेस क्या होता है? जैसे कि 1 यूनिट पे 9% जीएसटी लगा, ठीक है, सेल हुआ, 2 यूनिट बना उस पर 9%, 3 यूनिट बना उस पर 9%, 4 यूनिट बना उस पर 9%, 5 बना उस पर 9%, हर एक पे 9% करके होगा। तो मतलब अगर आपका 1 यूनिट आप सेल करेंगे डायरेक्टली आप 9% ला दीजिए। मान लीजिए आपने 1 माल बनाया, 1 माल आपने बेचा राघव को 9% सेल करके, ठीक है। अपने सेकंड माल बनाया, उसने आपने बेचा संजय को 9% जीएसटी चार्ज किया। थर्ड माल बेचा अर्चना को 9%। चौथा माल आपने विजय को बेचा 9%। तो क्या हो रहा है, आप जितना माल आप प्रोड्यूस करें, जितना माल आप सेल करेंगे, उतना % आपको टैक्स ये पार्टी से कलेक्ट करते फिर बाद में आपको पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट एसोसिएट्स आपका ये यूनिट के साथ संबंध रख रहा है। लेबर मैंने बोल ही दिया था। उसके बाद है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, वो खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ गया, और भी बहुत सारे बिजनेस को रन करने में खर्चेज होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ में एसोसिएट्स होते हैं, वो सब भी आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्या ये पढ़ते हैं, ये फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स होता है नेचर के द्वारा। वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होता है, वैरी करता है नेचर के द्वारा, इसका नेचर है। फिक्स कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। इसका ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोडक्शन के यूनिट के साथ में जुड़ा होता है। 5 नंबर, इट इज टाइम रिलेटेड। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या, समय से जुड़ा हुआ है।
फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ये समय से जुड़ा, इट इज टाइम रिलेटेड। ब्रैकेट में क्या लिखा है? इट कंस्टेंट और अनचेंज फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? एक समय रिलेटेड है, ये कुछ समय तक, एक निश्चित समय तक ये बदलता नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये वॉल्यूम रिलेटेड है। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया था आपका रेंट से रेंट एग्रीमेंट बनता है, 1 साल तक रहता है, फिर 1 साल के बाद ये चेंज होता है, इसलिए मैंने बोला टाइम रिलेटेड है। सैलरी का स्टाफ को 1 साल बाद उसको सैलरी हाइक करना पड़ेगा, थोड़ी वो एक बार 10,000 में ज्वाइन किया भर देंगे 10 साल में काम करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला इंश्योरेंस का भी प्रीमियम भरता है, लोन का भी अमाउंट चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा। तो फिक्स कॉस्ट क्या है? एक समय रिलेटेड है। फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो टाइम से रिलेटेड रखता है, जो कि बदलता है एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वॉल्यूम रिलेटेड है, मतलब यूनिट रिलेटेड है, जो बदलता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ में। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? एक वॉल्यूम यूनिट रिलेटेड है, 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो इतना खर्चा, 2 यूनिट प्रोड्यूस होगा इतना खर्चा, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ, 3 यूनिट प्रोड्यूस होगा तो इतना खर्चा, जो यूनिट के ऑफ प्रोडक्शन के साथ में बदलता रहता है। तो चूंकि आज का ये वीडियो खत्म होता है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने बताया। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एग्जाम के पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूछ देता है। ये वीडियो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आपको शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दिल से आप लोग का।